नमस्कार। आप सबका इस लॉन्च सेरेमनी प्रोग्राम में, आईबीएफ के प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो बहुत सारे वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं। We have people who have come from who are in the business of nurseries, who are bamboo farmers, फॉरेस्टर्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं जो ट्रीटमेंट का काम करते हैं, बैम्बू ट्रीटमेंट का काम, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स ऑफ अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडीज हैं, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, बैंकर्स, ट्रेडर्स, मशीनरी सप्लायर्स, एनजीओज एंड मैनी मोर। आप सबका इस लॉन्च प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो इंडिया बैम्बू फोरम है, इसका ये श्री सुरेश प्रभु जी का ब्रेन चाइल्ड है। He has been very instrumental in steering the growth of bamboo sector since 1998. But fully realizing that the potential that exists in this area has still not been realized, he has decided to set up this forum in order to ensure that all the dots which need to be connected, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस और स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है। और उनका ऐसा सपना है कि इस फोरम के तहत हम वो वॉइड को, वो खालीपन को वो ब्रिज कर पाएंगे। बहुत सारे इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल आइलैंड्स को जब तक आपस में कनेक्ट किया नहीं जाएगा, तब तक वो बहुत बड़े स्केल पर आगे जा नहीं पाएगा। इस सोच के साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है that he will guide the steering of this forum in order to ensure that it directly contributes to the growth of the sector in the country. इसके फर्दर डिटेलिंग के लिए कि ये आईबीएफ क्या है, कैसे ये फंक्शन करेगा, मैं वेलकम करता हूं मिस्टर संजीव करपे का, जो कि डायरेक्टर हैं कॉनबैक के सिंधुदुर्ग में, महाराष्ट्र में। एंड ही इज वन ऑफ दोज फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडिया बैम्बू फोरम, जिसमें करीबन 55 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, इस ख्याल के साथ कि वो इंडिविजुअली इसके अंदर प्रो बोनो अपना समय देंगे विद फॉर द लार्जर कॉज। तो ये आईबीएफ कैसे फंक्शन करेगा, इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर करपे से कि वो अपने विचार रखें। मिस्टर करपे इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, खासतौर पे राउंड बैम्बू कंस्ट्रक्शन में और फर्नीचर में। लेकिन आपका दिल सही जगह पर सलामत है, बिकॉज योर फोकस इज ऑन द सोशल गुड एट योर हार्ट। विद दोज वर्ड्स आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ब्रीफ अस अबाउट द आईबीएफ। थैंक यू वेरी वेरी मच मुकेश जी। हम सबको मालूम है कि हम जो सब बाम्बू प्रेमी हैं, वो सब जानते हैं कि बाम्बू में बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन रियलिटी ऑन ग्राउंड कुछ अलग है। आपको एक बाम्बू की कुर्सी अगर खरीदनी है बम्बई जैसे शहर में, आपको वो नहीं मिलेगी। किसी आर्किटेक्ट को ट्रीटेड बाम्बू अगर चाहिए दिल्ली जैसे शहर में, उसको वो नहीं मिलते। आइकिया जैसी कंपनी जो बाम्बू की टोकरी बेचती है, उस क्वालिटी की टोकरी अगर हमको चेन्नई जैसे शहर में हम खरीदने जाए तो हमको नहीं मिलती। और अच्छे क्वालिटी का बाम्बू स्ट्रिप बोर्ड बेंगलोर जैसे शहर में भी हमको नहीं मिलता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल में काफी सारी कमियां हैं। पिछले कई सालों से गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, एनजीओ, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे एफर्ट्स पूरे डेडिकेशन के साथ डाल रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च हुई है, बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बने हैं, लेकिन कई जगह पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी बनते हैं, लेकिन वो उसको नेशनल लेवल पे स्केलिंग अप होना बहुत जरूरी है। हमें आज ये मंथन करना है कि इतने सारे कोशिशों के बाद, इतने सारा डेडिकेशन डालने के बावजूद एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। इसमें जो कमियां रह गई है उसको दूर करने के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूं, बजाय उंगली दूसरी तरफ करके कहना कि आप ये करना चाहिए।
ये जो फोरम बना है सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में, ये बेसिकली ऐसे 50 से ज्यादा लोगों का फोरम है जो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, ना कि वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। हम ये जानते हैं कि हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे तो काम नहीं कर सकता, इसलिए हमें कुछ वर्क प्रोग्राम पकड़ने की जरूरत है। इसलिए हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमने कुछ सब्जेक्ट पकड़े हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, मल्टीपल सब ग्रुप बनाएंगे और उनको एक एक थीम दी जाएगी, और उसको सब वो ग्रुप को लीड करने वाला कन्वीनर जो प्रो बोनो बेसिस पे काम करेगा, किसी एक्सपेक्टेशन के बिना, वो उसको आगे लेके जाएगा। हमने इसके अंदर 5 थीम को पकड़ा है अभी, जिसका नेशनल लेवल पे बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले सुरेश प्रभु जी जो हमको हमेशा कहते हैं कि नेटवर्क करना बहुत जरूरी है। हम अभी ऑनलाइन नेटवर्क पोर्टल बनाने जा रहे हैं जो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, और इस ऑनलाइन पोर्टल की जिम्मेदारी डॉक्टर तमल सरकार, जो फाउंडेशन ऑफ फॉर एमएसएमई क्लस्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने अपने कंधे पर ली है। दूसरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, अपने देश में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स आईएस कोड बनाए हैं जो बाम्बू रिलेटेड प्रोडक्ट के संदर्भ में है, उसमें बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है, और जहां कोड नहीं है वहां कोड बनाने की भी आवश्यकता है। इसको इसके टेकअप करने का जिम्मेदारी मैडम डॉक्टर मधुरा यादव जी ने अपने कंधे पर लिया है, और इस सेक्टर में वो अपनी टीम के साथ काम करेगी। तीसरा काम हम समझते हैं मेंटरिंग सर्विसेज, जिसकी बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। जो भी कोई बाम्बू से प्रोडक्ट बना रहा है और वो छोटा मोटा सक्सेस उसको मिल गया है, उसको और सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरत है, उसको स्केल अप करने की जरूरत है, और उसके लिए हम उसको मेंटरिंग सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। हम नेशनल लेवल पे 20 ऐसे लोगों को चुनेंगे और उनका हाथ पकड़ के उनको मेंटरिंग करके उनको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने का जिम्मेदारी हम लेंगे। इस पर्टिकुलर टास्क के लिए की जिम्मेदारी मैंने मेरे कंधे पे ली है। चौथा है बायर और सेलर को लिंक करना। हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसमें नेशनल लेवल का डाटाबेस भी बनाना जरूरी है। जैसे कि अगर ट्रीटेड बाम्बू में कोई डील कर रहा है तो देश में समझो 20 ट्रीटेड बाम्बू सप्लायर है, तो उनमें से उनका नाम क्या है, कौन से स्पीशीज का ट्रीटेड बाम्बू वो बेचते हैं, उनका ट्रीट करने का कैपेसिटी कितना है, उनके पास क्या फैसिलिटी है, ये पूरी जानकारी हमको उस ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल करके देनी है। इस काम की जिम्मेदारी हमारे साथी मुकेश गुलाटी जी ने अपने कंधे पे ली है। उनके यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो उसको पूरा करेंगे। और 5वां थीम है स्किल डेवलपमेंट। अगर मुझे कोई बाम्बू का प्रोडक्ट बनाना है या अगर मुझे कोई बाम्बू प्रोडक्ट का स्टार्टअप सेटअप करना है, तो जो मैन पावर है उसका स्किलिंग करने का जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सब करने के लिए अपने देश में नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, सेक्टर स्किल काउंसिल जैसी फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी हम इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे और ये जिम्मेदारी किसी एक के ऊपर देंगे तो इसमें भी बहुत सारा काम हो सकता है। मैं आप सभी को आह्वान करूंगा कि जो बाम्बू में रुचि रखता है, जो बाम्बू फील्ड में काम करना चाहता है, कृपा करके आप आइए, हमसे जुड़ जाइए। हमको हमारे इंडिया बाम्बू फोरम के ट्विटर या फेसबुक पे हमसे संपर्क कीजिए, और सब मिलके सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में हम लोग बाम्बू सेक्टर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, और ये प्रयास डेफिनेटली बाम्बू सेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, इसकी हमको आशा है। सो कृपा करके मैं सबको फिर एक बार विनती करता हूँ, लेट्स जॉइन अस एंड लेट्स टेक दिस सेक्टर फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच।
Mukesh, you are at mute. Thank you very much. Karpeji, this was very helpful because that gives us an understanding about how this whole India Bamboo Forum will function. And you said कि it's a voluntary organization and the volunteers will come forward to take up one theme and then get it executed. तो एक और हमारे साथ जो वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, आपने उनका नाम भी लिया, वो हैं डॉक्टर मधुरा यादव। आप प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के अंदर, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में आप स्थित हैं। इन 5 थीमेटिक एरियाज में जिनकी बात अभी करपे जी ने करी, उनमें से एक है कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द बैम्बू सेक्टर। बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं जब वो आपसे माल खरीदना चाहते हैं तो आपसे जानना चाहते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है कि नहीं करता है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस मटेरियल से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, या वो स्टैंडर्ड एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो वीक है, कंप्लीट नहीं है, तो उनकी कमियों को समझना और फिर उनको राइट इंस्टीट्यूशंस तक लेकर के जाना ताकि वो स्टैंडर्ड बनाए जा सकें। मुझे ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर मधुरा यादव का इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन नहीं आ पा रही No, आ sir. गई हैं। I am there. जी डॉक्टर यादव, Yes, I am there. ओके प्लीज ज्वाइन। Yes. Namaskar and very good evening to one and all. It's my pleasure to be a part of this launching ceremony of India Bamboo Forum under the guidance of Honorable Suresh Prabhuji. I would like to thank Mr. Sanjeev Karpe, Director of CONBAC, for giving me this opportunity to address on this forum and all other dignitaries. As we know, bamboo is a traditional building material throughout the world's tropical and subtropical regions. Bamboo being globally available and rapidly renewable is an example of such material. Structural and engineered bamboo products are comparatively low energy intensive materials with structural properties sufficient for the demands of modern construction. The material is easily available and eco-friendly. Bamboo is, we can say, viable, if not better, but it is a viable alternative for steel, concrete, and masonry as an independent building material. It is cost effective and easy to work. It can be easily bent and give desired shape and can provide joints to suit the construction. Its enormous elasticity makes it very useful building material in areas with high risk of earthquakes. It is locally available material to some areas, which tries to carry the local tradition and vernacular architecture of that place. But there are certain limitations also. So as Karpeji said, there is a lack of appropriate building codes and standards is a barrier to engineer and architects in using this material. Then fire resistance and water resistance of bamboo need to be explored. Roofing structure, shading devices, partition wall, mixed use of material, joinery details of bamboo, replacement of physical taste, then appropriate use of bamboo based on material property, supply chain of bamboo, readiness of aesthetics in bamboo, then prospect of split bamboo. Then there is a need to explore the shrinkage pattern of different varieties of bamboo species. With this purpose, we as a School of Architecture and Design, Manipal University, Jaipur,
have initiated Memorandum of Understanding with CONBAC to address these gaps. Currently, we are working on existing national and international codes, and we are looking forward for the future development of comprehensive standards for Indian context. Similarly, we are also exploring that there is a gap between academia and industry. So with this purpose, we have initiated this MOU with CONBAC, and the experts from this organization will contribute their knowledge through the gained experience in developing new professional training programs for architects, civil engineers, and for the stakeholders from real estate sectors. Then the industry will collaborate for the implementation of joint projects, research works on a mutually beneficial term. Then our students also can do the internship in the industry who are interested to explore bamboo as a future material for construction. And we can train all the stakeholders for capacity building. It has been bamboo has been actually the backbone of much of the world's rural life also. And bamboo will continue to play an important role in the development and transformation of rural environments also in all regions of the developing world where it grows. With this, I will end my note. Thank you so much for inviting me to address on this forum. Thank you, madam. This was very useful. क्योंकि जब इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का आपस में कनेक्ट होता है तो बहुत सारी नई संभावनाएं खुलती हैं, और उन संभावनाओं को आगे ले जाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कैसे स्टूडेंट्स लर्न करें इंडस्ट्री से और कैसे इंडस्ट्री एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश करे। तो अभी तक हमने एक एंटरप्रेन्योर से बात सुनी, मिस्टर करपे से, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से सुनी। अब हम आपको ले चलते हैं एक फार्मर लीडर के पास। उनका नाम है मिस्टर पाशा पटेल। आप फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं महाराष्ट्र के कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के 2017 से 20 तक। आप मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहे हैं 2007 से 12। आपको कई तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जब आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि वो कितने अच्छे ओरेटर भी हैं। तो मैं मिस्टर पाशा पटेल से गुजारिश करता हूं कि आप हम सबको संबोधित करें और इस बैम्बू सेक्टर को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान दें। हेलो जी, प्रणाम। आप स्क्रीन पर हैं, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी 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 जी। हेलो हेलो जी, आप स्टार्ट करें प्लीज। हाँ, नमस्कार, मैं पाशा पटेल, मैं महाराष्ट्र में लातूर में रहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं, और मुझे बांस में मैं 5 साल से काम कर रहा हूं। तो बांस में मैं 5 साल से काम करने की 5 साल से जब मैं काम कर रहा हूं तो मैंने ये देखा कि 20 साल पहले सुरेश प्रभु जी ने अपने साथियों को कहा कि अब अगला फ्यूचर जो है, ये अगला फ्यूचर है, इसमें अपने सुरेश प्रभु जी ने 20 साल पहले अपने साथियों को कहा कि अगला फ्यूचर बांबू में है। और मुझे सुरेश प्रभु जी ने जो करपे जी को बताया, और मैं जब बांबू से जुड़ा तो सुरेश प्रभु जी ने जो करपे जी को जो बताया था वो काम देखने के लिए मुझे कुडाल जाना पड़ा। अब जब मैं कुडाल जाके जब देखा तो 700-800 लेबर उनकी इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये देखने के बाद 20 साल पहले आज जो होने वाला है इसकी उन्होंने
निर्देशित किया था अपने साथियों को, और वो देखने के बाद मैं तो बहुत लेट आ गया। मैं तो 5 साल, 3-4 साल, 5 साल में मैं बांबू में हूँ। 3 साल पहले मैंने बांस लगाई 20-25 एकड़ में। अभी मैं टिश्यू कल्चर लैब भी बनाया। मैं बांस डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्टार्ट किया, और बांस का प्रचार और प्रसार करने के लिए कम्युनिटी रेडियो भी मैंने स्टार्ट किया है। मैं बांस से क्यों जुड़ा? मैं बांस से इसलिए जुड़ा कि अभी देखिए, मैं जो सुना हूं आपको 2 मिनट में बताने की कोशिश करता हूं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, इंजन का शोध लगा, जब इंजन दुनिया में आया, तब 280 ppm कार्बन का प्रमाण था, कार्बन कॉन्सेंट्रेशन था हवा में। अब वो 420-422 के आसपास हो गया है। 350 ppm कार्बन अगर रहेगा तो जीव जंतु, मानव जाति पृथ्वी पे सुरक्षित रहेंगे, और 450 ppm जिस दिन होगा, उस दिन पृथ्वी के जीव जंतु का विनाश शुरू हो सकता है। ऐसा मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि कार्बन बढ़ गया है, ऑक्सीजन कम हो गया है। मेरे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में 0.66% फॉरेस्ट्री है, और फॉरेस्ट्री लगता है 33%। जिस जगह 33% फॉरेस्ट्री की जरूरत है, वहां पे 0.66 है। मेरे नेबर डिस्ट्रिक्ट में 1% है, दूसरे नेबर डिस्ट्रिक्ट में 1.5% है। तो क्या हम जी पाएंगे? तो इसके जो दुष्परिणाम, वो सारे परिणाम देखने के बाद मेरे समझ में आया कि जब तक हम फॉरेस्ट्री नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम जीवित रहने वाले हैं नहीं। और अब फॉरेस्ट का हुआ कैसा है, झाड़ का कैसा हुआ है, वृक्ष का कैसे हुआ है? तो कोई भी किसान अपने खेती में वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? लोक संख्या बढ़ गई, जमीन के टुकड़े छोटे हो गए। मैं मेरा पेट नहीं पाल रहा तो ये झाड़ को कहां से रखूं? और झाड़ रहने से पक्षी आते हैं, बंदर आते हैं, माकड़ आते हैं, छांव आती है, और मेरा खेत का यील्ड कम होता है। इसलिए इंसान झाड़ का दुश्मन हो गया है। अब इंसान झाड़ का दुश्मन हो गया है, तो झाड़ के बगैर या वृक्ष के बगैर इंसान जीवित रहने वाला नहीं है। जिस चीज के सिवा वो जीवित रहने वाला नहीं है, उस चीज को उखाड़ फेंकने के काम में मानव जाति लगी हुई है। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो मेरे दिमाग में आ गया कि अब वृक्ष तो जमीन पे लगाने का समय चला गया, अब वृक्ष इंसान के दिमाग में लगाना पड़ेगा। और वृक्ष ही क्रॉप है, ये वृक्ष ही क्रॉप है, ये बांस ये क्रॉप है। इस तरीके से अगर हम लेके जाएंगे तो फॉरेस्ट्री बढ़ सकती है। तो बांस को क्यों चुना मैंने? बांस को इसलिए चुना मैं कि बांस रोज 1 फीट बढ़ सकता है। बांस दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोथ वाला वृक्ष है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको वृक्ष में से निकाल के घास में डाला है। इंसान को साल में 280 किलो ऑक्सीजन लगता है, और झाड़ का एक पौधा 320 किलो ऑक्सीजन देता है, ऐसा मैंने सुना है। और दुनिया में जितने भी झाड़ है, उन सारे झाड़ों में, वृक्षों में 30 से 35%, सबसे ज्यादा 30% कार्बन खाने की क्षमता बांस में है। तब मुझे लगा कि जब तक हम बांस लगाएंगे नहीं, तब तक हम जीवित रहने वाले हैं नहीं। इसलिए मानव जाति को जीवित रखने के लिए, कार्बन कम करने के लिए, ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए, और आसमान से आया हुआ बारिश जमीन में रिचार्ज करने के लिए, इन सारे चीजों को वृक्ष की आवश्यकता होती है। और वो वृक्ष मुझे लगा कि ये बांस है। और बांस सिर्फ, अब जैसा कि पीपल और बड़ है, ये तो रात में भी ऑक्सीजन देते, दिन में भी ऑक्सीजन देते। हम अगर लोगों को बोलेंगे कि तुम्हारे खेत में तुम वो या ये लगाओ, पीपल लगाओ, तो कोई मानेगा नहीं। तो अब हम क्या बोल रहे? कह रहे भाई, शुगर केन को जितना पानी लगता है उससे सिर्फ 20% में बांस आता है, और जितने शुगर केन को पैसे आते हैं उतने ही बांस को साल में आते हैं। लेकिन सिर्फ बांस पहले 3 साल संभालना चाहिए, इसलिए इसमें पैसे भी है। बारिश ज्यादा हुई तो भी बांस आता है, बारिश कम हुआ तो भी बांस आता है, और बांस को कोई रोग रही है नहीं।
तो ये सारी चीजों को देखते हुए बांस लहवे को पर्याय है, बांस प्लास्टिक को पर्याय है, बांस से इथेनॉल बन सकता है, बांस से प्लास्टिक की चीजें बन सकती है, बांस से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है। ये सारी चीजों की स्टडी करने के बाद मेरे पास जो भी कुछ था ये सारे का सारा मैंने बांस के इस मूवमेंट के लिए लगाया है। मैं आज बड़ा खुश हूं कि सुरेश प्रभु जी ने जिस तरीके से आज सारे लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है, मैं प्रभु जी को प्रणाम करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मानव जाति को बचाने के लिए आपने ये काम हाथ में लिया है। मैं आपको फिर एक बार सलाम करता हूं। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमको ये सारा करने की प्रेरणा भी नितिन गडकरी जी की तरफ से मिलती है। तो ये सारा देखते हुए प्रभु जी, आप इस काम में, मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में आप जितना आगे बढ़ोगे, हम हमारे से जो भी सहयोग होता है किसानों में ये करने के लिए। अब मैं लास्ट एक लाइन आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मराठवाड़ा में मांजरा और गोदावरी 2 रिवर है। ये 2 रिवर की लंबाई 2250 किलोमीटर है। तो ये दोनों रिवर के बेसिन में 1 करोड़ बांस लगाने का मैंने निश्चय किया है। और इस काम में आप सब लोग, मैं तो काम करने वाला हूं, आप मेरे साथ में 300-400 लोग जुड़े हुए हैं। और संजीव करपे जी का सहयोग बड़ा मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मानव जाति बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट का परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। और इस काम में सुरेश प्रभु जी अगर लीड करते हैं तो मुझे लगता है कि ये काम पूरे देश भर फैलेगा, ये काम देश भर फैले, इतनी प्रार्थना मैं आज इस मौके पे करता हूं। और फिर एक बार प्रभु जी को और संजीव करपे जी को मैं मेरे दिल से शुभेच्छा देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पाशा पटेल जी। आपने अपने फार्मर के परिप्रेक्ष्य में ये सब कुछ अपने विचार रखे। अब मैं निवेदन करता हूं मिस्टर वी गिरिराज से। आप आईएएस रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपने महाराष्ट्र बैम्बू प्रमोशन फाउंडेशन का कार्यभार अपने ऊपर लिया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बॉडी है। तो आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप समझते हैं कि इसको आगे ले जाना चाहिए? मेरा निवेदन है कि आप कृपया अपने विचार रखें। Namaskar. Thank you very much. It's a great day that we are launching the India Bamboo Forum. My mind goes back to 1999 when Honorable Sri Suresh Prabhu was the Minister of Environment and Forest. The first time a meeting was convened for bamboo in the Vigyan Bhavan, and I was part of a committee appointed by the MOEF to prepare an action plan for the bamboo sector. And much of the drafting I had the opportunity to do. And this report was subsequently used for working out the other national missions like National Bamboo Mission and National Mission for Bamboo Applications, etc. Our organization, Maharashtra Bamboo Promotion Foundation, has been created. It's a not-for-profit by Government of Maharashtra and Tata Trust coming together. There is a window open for other organizations also to join this not-for-profit organization. We have taken up small initiatives where there is bottleneck and tried to solve it. We think the bamboo sector we should develop it at 3 levels: by small initiatives, by middle level initiatives, and certain very high level policy initiatives. Some of the small initiatives we have taken, I'll just spell out for you. One is, we find there is no organized bamboo markets. At the weekly bazaar level, even if I grow a clump of bamboo in my backyard, and at present 95 to 98% of farm bamboo is home bamboo. It is not cultivated bamboo. It is backyard bamboo or bamboo growing in the private land along the slope of the river or hill. So there is no organized market. So we are trying to promote on a pilot basis a few organized market where people can know this is the price at which the bamboo will be purchased, and linking this small weekly bazaar market with a bigger market. The second initiative we have started is very specific studies. For example, we found out what are the items importers are importing bamboo from China or Vietnam. We made a study of the importers in Mumbai, and then we got a lot of insights. And also we have also commissioned certain area studies like Borvela Taluka in Pune district, Melghat, Amravati district,
and in Yavatmal, very focused area-specific study of the bamboo production to consumption and intervening there. The other area is we had a designers conference, understood big from IIT, also from National Institute of Design. About 25 designers came together for 2-3 days, and we found out where they are stuck up. And many areas came. One, for example, joinery issues in bamboo. Also, getting assured quality of regular flow of bamboo items. Also, we have formed a app group, WhatsApp group of bamboo architects. I mean, architects sympathetic to bamboo in the Mumbai metropolitan area. They formed a loose network. Also, we are working on a bamboo enterprise directory, and also joined with one website which is marketing rural products. At the middle level, I think a few issues we could take up in this India Bamboo Forum in the future. There is no a model cluster in India for bamboo. They say the bamboo, the other countries are able to go ahead because all the activities are clustered in a very narrow areas, so that there are advantages of scale and all the parts of bamboo could be used. So this reduces the cost of bamboo and makes its products viable. But we need to show at least 1 or 2 model clusters in India as a benchmark. Likewise, a model common facility center is also not available anywhere, either in the private sector or in the community sector. There are common facility centers, but most of them are working at 10%, 15% capacities, which have been installed by the government. I also wanted to add one policy level which needs to be looked. Post 2018, when the Act has been amended, now the research is still with the ICFRI system, Indian Council of Forest Research. That is, it is with the forest MOEF. But our work will be focused more on farm bamboo, which is more linked to the agriculture department. But the research institutions working on bamboo are part of ICFRI, not ICAR. So we should take a conscious effort, to focus on the extension aspect of ICFRI, more than forest research, for extension work, and also link the ICFRI with the agricultural universities. Then only it will spread to farmers, and research can be more farmer oriented. These are some of the thoughts on this very happy day. On behalf of myself and on behalf of National Bamboo Mission, on behalf of our organization, Maharashtra Bamboo Promotion Foundation, I offer all my support for this great initiative. Namaskar. Thank you, Mr. Giriraj. After having heard 4 different people from 4 different streams of lives, we at the end now come to Dr. Supratik Gupta, who is essentially a researcher. आप प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में. आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसके बाद आपने पीएचडी किया नागोया यूनिवर्सिटी जापान से, और आपने काफी रिसर्च किया है कि बैम्बू का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कैसे काम हो. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 4 मिनट का समय लेकर कृपया अपनी बात कहें. I would like to start by first thanking Suresh Prabhuji for this great initiative. I would like to thank Karpe ji, Mrs. Professor Yadav, Harsha Patel and Giriraj for the excellent presentation, giving a good start to this organization. I am also happy to be part of this forum. India Bamboo Forum, I hope, will bring you'll unite the group. हम सबको इकट्ठा करेंगे. I am part of the research team. हम लोग different structures का analysis already start कर चुके हैं. मेरा ये राय है जो अभी का जो सोच है बैम्बू का, जो नॉर्मल वुड और कंक्रीट स्ट्रक्चर का एनालिसिस से होता है, उससे बहुत आगे जाके फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर डिजाइन करके बहुत सुंदर स्ट्रक्चर भी हम फ्यूचर में बना सकते हैं, इफ वी हैव द करेज टू ड्रीम अबाउट इट. मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ. वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर इन वर्ल्ड इज द ट्रीज. वी कैन सी द ट्रीज, they grow, and as they grow their strength increases, and as they grow their density increases. कोई डांटी टूट जाता है फिर भी वो आगे बढ़ जाता है. So similarly हम बैम्बू का जो स्ट्रक्चर अभी डिजाइन करते हैं
दे आर डिजाइन मोर रिजिड स्ट्रक्चर्स जो पुराना सोच से बन सकता है। तो हम अपने सपना से ये and many of the researchers elsewhere in the world are also designing with inverted umbrella type structures or even umbrella type structures and different type जहाँ पे bamboo actually bend करके अपना शक्ति को properly utilize कर सकता है। So my point is that हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा, सप्लाई चेन को एश्योर करना पड़ेगा। वी ऑल्सो हैव टू एश्योर दैट वी आर गेटिंग द राइट क्वालिटी ऑफ बैम्बू। इसके लिए भी हमको काफ़ी काम करना पड़ेगा, डिज़ाइन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द कंट्री हैज़ टू यूनाइट। एक छोटा सा सत्य है जो अभी तक ऑल ओवर द वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन वाज लेड बाय यूरोप, जापान एंड अमेरिका, बिकॉज ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वहीं हो रहा था। India was lagging behind, but now all the constructions all over the world has come to an end because उन लोग बहुत बना चुका है, बिल्डिंग बना चुका है, रोड बना चुका है। इंडिया अभी next 20 years will be the only country where major construction works will go on. So ये हमारा कंधे पे जिम्मेदारी आता है जे हम दुनिया को दिखाए अच्छा कंस्ट्रक्शन क्या हो। I am also in the normal construction field, but I love bamboo because मेरे को समझ में आता है ये मटेरियल compete नहीं करना चाहिए, complement करना चाहिए। जहाँ जहाँ स्टील को सपोर्ट करना चाहिए हमको यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे बैम्बू को हाईली यूटिलाइज कर सकते हैं हाईली यूटिलाइज करना पड़ेगा। पुराना घर का अगर उसका हीट कंफर्ट जोन देखते हैं, दे आर फैंटास्टिक। द मड ऑन बैम्बू वॉल एक्चुअली इज अ वेरी कंफर्टेड थिंग। उसको हम लोगों को प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, दुनिया को समझाना पड़ेगा, यस दिस इज द कंफर्ट दैट यू शुड लुक व्हेन यू वांट टू गो फॉर अ हनीमून। You should rather live in a hut rather than a 5-star hotel, and inside that you will still get the 5-star facilities because the comfort of living in a hut is far better than AC room. उसमें natural AC होता है। Most of the heat that comes from the bottom of our concrete buildings, but मिट्टी का घर में नीचे ठंडा होता है, नीचे we get the nice cold place. So हम लोग अगर पुराना टाइम का बात सोच के and new technology develop करने का बात सोचेंगे and all of us join hand, and I really wish that all of us will join hand and make bamboo a future billion-dollar industry within next 5 to 10 years. I wish India Bamboo Forum a great success. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Now, of course, we are all looking forward to hearing Shri Suresh Prabhu ji. आप वैसे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, लेकिन शायद ये बताना सबको जरूरी है कि आप इंडिया के शेरपा हैं G20 और G7 के इनिशिएटिव में। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं राज्यसभा में, और आपके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है कि आपने कैसे 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की उसमें कैबिनेट में इन बार के साथ आपने लिंक करवाया इंडिया का और इंश्योर करवाया कि इंडिया उसका मेंबर बने। उसके बाद नेशनल बैम्बू मिशन को इनिशिएट करने में भी आप बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन आप रुके नहीं उसके बावजूद भी। ये तो नेशनल लेवल पे काम हुआ, आपने कॉनबैक नाम की संस्था खड़ी करी, जिसकी वजह से आज एक राउंड बैम्बू कंस्ट्रक्शन का काफी बड़ा काम ग्लोबल लेवल पे ये दिखता है कि ये ग्लोबली कम्पिटिटिव है। और 10,000 फार्मर्स यहाँ जुड़े हुए हैं करीबन, जो 1 लाख रुपया पर एकड़ पर एनम यहाँ से कमा पा रहे हैं, और एक 25,000 रुपया पर मेट्रिक टन इनको राउंड बैम्बू इनका बिकता है। ब्रेन चाइल्ड नेशनल लेवल पे सभी डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए है, साइलोज को जोड़ने के लिए है, और जितने भी ये बहुत सारे हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, डिजाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, इनको आपस में जोड़ने का जो आपका सपना है, उसको ध्यान में रख करके आपने ये जो IBF बनाया है, उसमें उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं, और हम सब जो इसमें एंथुजियास्ट हैं वो इसके अंदर जुड़ करके आपके नेतृत्व में ये काम करना चाहते हैं। मैं 2 शब्द अपने बारे में और इंस्टीट्यूशन के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर्स,
जो कि 3 और संस्थाओं के साथ मिलकर के स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेमका और कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, ये चारों ऑर्गेनाइजेशन मिल करके यूरोपियन यूनियन के एक प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं पिछले 3 साल से। हम करीबन 2500 एंटरप्राइजेस क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी हमारे करीबन 600 एंटरप्राइजेस क्रिएट कर चुके हैं, जिनको 10,000 सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। ये सब काम करते हुए जमीन पर हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और लेकिन साथ साथ हमको उनके सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। और हम जानते हैं कि इसमें से जो लेसन्स हैं वो केवल हमारे लिए ही यूजफुल ये कह रहे हैं कि बताइए, कर सकते हैं, हम जानते हैं ना, ये नहीं कह रहे हैं कि बताइए कि मुझे इसमें से क्या मिलेगा। तो इन शब्दों के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें इस अपने नेतृत्व के अंदर इसको बैम्बू सेक्टर को आगे ले जाने के लिए कैसे हम आगे बढ़े, उसके बारे में आप अपने विचार रखें। धन्यवाद गुलाटी साहब। और मैं सभी मान्यवरों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज के शुभ दिन पर अपने अपने विचार अच्छी मात्रा में प्रकट किए और होने वाली नई संस्था को बड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। इसके लिए मैं सभी का आभारी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि इसी विचार से, इसी हमारी सबकी इच्छा से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे आने वाले दिनों में मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि बाम्बू फोरम की वजह से देश में एक बड़ी मात्रा में एक हरित क्रांति भी खड़ी हो जाएगी। वैसे हम सब जानते हैं कि बाम्बू ऐसी कोई नई चीज नहीं है। सदियों से हमारे किसान भाई अपने खेतों में, और खास करके उसकी शायद खेती नहीं होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बाम्बू की उपज तो होती रही है। लेकिन बाम्बू का जो अहम महत्व है उसको हमने सही माने में कभी जाना नहीं, और कभी जाना भी तो था, पहचाना भी था, तो उसके ऊपर सही माने में कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ली गई। और जिस मात्रा में उसका विकास होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। उसका एक प्रमुख कारण यदि कोई होगा तो यह है कि किसान अपने खेतों पे काम कर रहा है, लेकिन किसान के खेत से बाद में बाम्बू को सही माने में हमारी जो मार्केट है वहां तक पहुंचाने के लिए जो काम करने की आवश्यकता थी वो नहीं की गई। बाम्बू का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, फर्नीचर मेकिंग में, बहुत सारे लोग कामों में उसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बारे में जो अलग अलग लोगों की जरूरत थी, उस स्टेक होल्डर्स की आवश्यकता थी, उनको किसान के साथ नहीं जोड़ा गया। और आज मैं मानता हूं कि आज ये जो फोरम आप सभी ने मिलकर मेहनत करके जो बनाया है वो यही काम करेगा कि जिसके कारण आज तक बाम्बू का विकास नहीं हुआ था। और इसलिए मैं संजू करपे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, अलग अलग विचारों के लोगों को एक फोरम पे लाने का काम उन्होंने बहुत मेहनत करके किया है। और कैसे मेहनत करते हैं उसका अनुभव मैंने स्वयं काफी सालों से लिया है। जो भी काम स्वीकारते हैं उसको पूरी मात्रा में पूरा करते हैं, लगन से करते हैं, और ये कभी सोचते नहीं कि उसका लाभ मुझे क्या होगा, लेकिन जिस काम से लगे हुए काम का किस तरह से विकास होगा उसके बारे में सोचते काम करते हैं। इसके लिए आज एक काम संभव हुआ, इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बात से पूरी मात्रा में वाकिफ हूं कि सरकार एक कभी भी कोई भी कदम उठाते तो बहुत अच्छे सोच से करते। ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई भी विश्व का भी कोई सरकार होगा कि जानबूझ के किसको तकलीफ देने के लिए काम सरकार करेगा, ऐसा नहीं लगता है। अभी होता भी होगा, लेकिन ज्यादा करके मोटे तौर पे सरकार कुछ अच्छी योजना लाता है तो उसका कोई अच्छा कुछ निकले, ऐसी आशा रहती है, अपेक्षा भी रहती है।
लेकिन उसकी कमी यह रहती है कि जो विचार सरकार के योजना लाने के समय था, उसका जब आचरण होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तब उसमें विचार में और असलियत में बहुत अंतर खड़ा रहता है। और यही हमारी समस्याओं का मूल कारण है। यदि वेल इंटेंशन programs of the government, well designed policies of the government are implemented in the same spirit, the things would be different. But then why doesn't it happen? What is the reason why it doesn't happen? That is because we don't bring together all the stakeholders who are supposed to be working on it. And sometimes we also bring them together. It is not government doesn't do that. It also does it. But then the ownership of its implementation is never given to the people who are supposed to benefit from it, who are the stakeholders in it. And that is one of the problem of not getting the desired results from any government program. Just imagine this forum has many stakeholders. Now, the success of this forum will be each individual making it a success. So it's a joint shared responsibility. And if we can each one of us benefit from it in terms of success, what will be the biggest outcome of it? That the initial designing of this idea of bamboo mission would be implemented. So actually taking ownership and making it as my own program rather than somebody else's program is one of the principal motivating factor should be for any implementation of any program and scheme. And that is what we are trying to do today, bringing everybody together. Now, having known the type of people, and I'm very impressed with the founding members of this forum, there's no need for me to tell you about why it is bamboo, why it is important. All of that is known to you better than me. Like I can learn from each one of you in a very different angle and also enrich myself in many other ways. So I'm not going to do something which I'm not supposed to do. But I will definitely work on taking these ideas forward with collaboration with all of you. I'm very happy. Firstly, गुलाटी साहब ने अभी बताया कि जो हमारा एसएमई सेक्टर है उसके बारे में आप क्या कहूँगा। मैं सभी को सुन भी रहा था और ये तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन can happen through massive bamboo added products, value added products. And that if happens through SME, then SMEs are the right forum for that. It could be of a tremendous value addition. So this is something which you mentioned, very agree. Sanju Karpe has the experience of working both at a grassroots level with the farmers as well at international level. He has done some projects even outside India. He has worked with corporate sectors, he has worked with NGOs, he has worked with technologists, he has worked with financial institutions, and all of them are really necessary. And that experience will be valuable. As you mentioned, I'm very thankful to him. Dr. Madhura Yadavji, she is actually a designer and she runs a very successful program in Manipal University in Jaipur. And she also offered some very useful ideas and useful tips. I really agree with it. हमारे किसान नेता पाशा पटेल जी, पाशा जी अपनी पहचान अपने नाम से, अपने चेहरे से नहीं करते, अपने काम से करते। तो पाशा जी ने बहुत लंबे समय से किसानों के साथ काम किया है, उनके लिए लड़ने का भी काम किया है, उनके दुख दूर करने का भी काम किया है, और जब बहुत कम पल आते हैं उनके लिए आनंद के, सुख के, उसमें भी शरीक होने का काम किया है। इसलिए पाशा जी, आपने जो किसानों के बारे में जो कहा और ये जो दिक्कतें आती है उसके बारे में कहा, ये भी काफी आवश्यक भी है। गिरिराज जी हमारे एक बहुत बड़े जाने माने एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और काफी रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में जब वो सरकार में उन्होंने काम किया, सही माने में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कैसा हो उसकी एक उन्होंने मिसाल अपने काम से दी है। तो इन्होंने काफी अच्छी बात कही और एक अंत में उन्होंने एक अच्छा सुझाव भी दिया है।
कि इस एक कार्यक्रम को, बाम्बू को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि बाम्बू वैसे ही ग्रास वैरायटी है, फॉरेस्ट एक्ट में आता ही नहीं है उसका। और आज जो अब उसके बाद में कानून में सुधार भी किया गया है, संशोधन भी किया गया है, तो इसलिए बहुत अहम बात है, इसके ऊपर भी हम लोग मिलकर जरूर काम करने की आवश्यकता है। वैसे डॉक्टर गुप्ता जी आईआईटी में काम करते हैं, लेकिन उनका हृदय शायद अभी भी कहीं ना कहीं खेत में ही भटक रहता होगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आईआईटी एक एलिट इंस्टीट्यूशन जरूर है, लेकिन उसका ताल्लुकात, उसका उसका संबंध जिन लोगों के साथ होने की जरूरत है उसके बारे में क्या करना चाहिए, सप्लाई चेन की बात उन्होंने की, और बहुत आवश्यक है। बहुत बड़े प्रॉब्लम ये आता है कि जो हमने सिर्फ इसी में नहीं और जगह में भी देखा है। जैसे आप देखिए बायोमास है, बायोमास का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, उसके कोई मांग नहीं रहते, तो उसकी कीमत 0 के बराबर होती है। द मोमेंट you start biomass processing units or generating electricity from biomass, the demand for biomass goes up. The demand goes up so much that prices shoot up, and then the entire operation of that biomass gasification or whatever becomes completely unviable. That is one part of the problem. The second part of the problem is that even if you put a gasification unit or some processing unit, supply chain becomes a problem. You don't get enough available feedstock, and that becomes a problem. That becomes unviable. The unit becomes unviable. So that is the point that you highlighted is a very important thing, is how do you make sure that we'll have assured and a proper established supply chain. And this happens from both ends. When there's enough demand, processing happens from either furniture makers or construction industry or whatever, automatically the demand will spur proper establishment of a supply chain. Farmers also will understand that there is a market for it, so he'll also make it. But establishing assured supply chain is a key to ensuring that a value-added products will happen out of this. Suppose you want to export it. There's an export demand, an export market which is created. And we'll have to supply a particular quantity at a particular point of time. And there is no assured supply, what will happen? So that point is extremely well taken, and I think we'll have to work on it. And the only way we can make it happen is by ensuring that over a period of time, by removing all the bottlenecks that will come in the way, we create a well-oiled, well-functioning, assured supply chain to benefit both ends. At one end, the farmers, at the other end, the users of bamboo. That is very important. Another point that he mentioned is about quality, which is equally important, because if we can make bamboo value added in a quality product, but at the same time grow bamboo of a different quality which is needed and which are the demand in the market, that will make a difference. As I was telling yesterday, there is a very successful entrepreneur from Vadodara in Gujarat, Geetaben Garodia. She and her family makes top class brushes of different kinds, and most of it they export to Europe and other countries. They also use bamboo, but the problem they encounter is they don't get the kind of bamboo that they need. Now that's where Guptaji's point comes in. On one hand, if you know the quality that is needed for industry, so industries on one hand will give proper supply, and just imagine if industry becomes a buyer for a product like bamboo, how much more the farmers will get. But having good quality bamboo is very important. So all of this, we need linkages. One, we know what kind of bamboo is needed, so industry will tell us that. Once we know that, backward working on it to create a proper quality bamboo sapling seeds, whatever, with probably working with agriculture universities, making it available with the farmers, and then create that supply chain backward again to make sure that the supply happens properly. So this will be very important, as you correctly mentioned, Guptaji, and I think that again will be very useful. I must tell you something which is very
promising and exciting. When now people know that we are forming this forum, and now today it is formed. I'm very happy to announce that it is formed. Many organizations said we would like to associate with this. You'll be happy to know, also surprised to know, that a Confederation of Indian Industry, CII, Mr. Chandrajit Banerjee, who is the Director General, he had come to my place and I just casually mentioned to him. He said, "Oh, even CII would like to associate because we feel it's like a green economy, part of a green economy of tomorrow," which is, in fact, bamboo will be the icon of a green revolution that come into the world. One green in terms of field, because the free field will become greener, but also the end use of that will create greener products. Now, to do that, CII will also join, so we can actually, over a period of time, make it broad-based so that more and more people can join, and that should be the objective. It's a forum, it's a platform. Many people can come in, many people can join, and by their joining, they'll make it better and also add value to it. So I think that is something which you can always do. And therefore, I think as we go along, as the journey starts, as once on the first point where the journey begins, probably not there are enough commuters on the train or bus or wherever we started. But as it passes through long distance, many more come in. I hope not many more will get down, but will travel with us all throughout the journey. And to do that, all of us are fellow travelers in our ultimate destination of making a green economy in India, making farmer income rise, making more employment, SMEs, making better value-added products so that people will not, because people still have some fascination for wood, timber. But once they see bamboo as an alternative to that, deforestation will stop. So environment will benefit, employment will happen, economy as a whole will benefit because there is so much of new economic activity will happen because of this. Employment will happen. So all of that put together, there are social, economic, cultural, and environmental benefits coming out of it. So I think this will be a win-win formula, and all of this we need on this platform. As we say, you talked about research. There is one, if I'm just recalling on my memory of 22 years ago, when I used to go to Northeast and try to popularize this, and all chief ministers agreed with this, that we must do it. And I could convince all the chief ministers at that time, not only Northeast but other countries, other states, and they all implementing it. One of the chief ministers from Mizoram told me a very interesting story. He's now again the chief minister. He used to be an insurgent himself. He was waging a war against the state for the Mizo's identity and others. Fortunately, now he is part of the development of the Mizo, and he is a very distinguished leader. He said that along with his leader that time, Mr. Laldenga, I think, they are fighting from forest. And he said, when we are in forest, the bamboos were our companions. But he said there is a problem, and that's how, in fact, this even insurgency started, he told me. When the flowering happens, there's a big problem that takes place. Because of flowering, many rodent population increases. And they, of course, finish this crop. But then also, because so much of population, so they go into other areas and they finish even that crop. And then there is a famine. This happens, I think, once in decade and a half or something. So I was saying, what is the solution to this? So I had that time asked my ministry officials to look into the solution. I think this is one area in which you're talking about research. I think that kind of research also will be necessary to prevent the imminent problem that will arise from a natural phenomena like flowering of bamboo. So I think that again we can keep in mind. Another issue that comes in is about bamboo shoots are very popular edible items. People like to eat it. I think that is another very interesting
possibility, and that's a natural product. And there is huge demand for it in ASEAN, even in Far East. So I think that is something, again, can become, so we can, over a period of time, could add probably some people from the industry, food industry, could also join in, so that they can also, ultimate idea is that farmers must get better price. And over a period of time, we create more job-oriented activities, we create more employment creation. This fits into a very important initiative of our Honorable Prime Minister, Atmanirbhar Bharat. What could be the better iconic activity for Atmanirbhar Bharat than bamboo program? Because just imagine that bamboo is produced in India. Bamboo will be processed in India. Products made out of bamboo could be manufactured in India. And the local communities will benefit immensely, and particularly that part of the country where development is still much more needed. And therefore, this could be a very important Atmanirbhar Bharat activity. So we should link with that also, so that we will get recognized over a period of time that bamboo is one of the important priority that should be looked into for Atmanirbharta. So I think all of this can happen. But what is more importantly, that you all, as founders of this forum, founding members of this forum, are not only part of founding a forum, but I would call you founders of building a new green society. A society which will actually be how a society should be. It will be interdependent society. The industry will depend on farmers. Farmers will depend on SMEs. All that output will be dependent on global demand. To some extent, Indian demand still will be so large, but still global demand. So this will be interdependent world. And so you are actually laying foundation for sustainable world. All that is interdependent remains permanently sustainable, because we don't want to finish each other. Because we realize that we are dependent on each other. So we want to live in harmony, in peace. Ensure that other person progresses. The farmer makes more bamboo in his field, I will benefit because I will get more bamboo for my processing. So it's all mutually beneficial. So I think that is something which is, so you are actually founding an ideal society. That's how it should be. And I think, therefore, I congratulate all of you and thank each one of you for doing this most commendable work in creating this activity. We should use a lot of modern tools that are available to us, including social media, for communicating with people, reaching out to the sections of society, and can prepare virtual committees. For example, what Sanju Karpeji was saying in the beginning, that we can have for every different functions, different activities, there could be very specialized, focused people. Somebody who is interested in designing, like Dr. Madhura Yadav, she will function on that, and she need not physically be present in all the part of the world or country. It can be linked to that. So one of the benefit, I should not call it a benefit, but one of the effect of Corona is that we have realized that we can work remotely without meeting each other. And I think that's the advantage we can take of this forum, working remotely, but at the same time very closely by using these modern tools of technology. And I think we should try to do that. So while I must thank, and there are enough number of members who are part of this process. Mr. Sanju Karpe sent me the complete list of at least not less than 55 persons who are joining as individuals, but also through their organization. And I think each one of them must be thanked. I think it will be absolutely essential for me to mention, before I close, a role of Shilpesh Gambhire, who has volunteered to be the secretary of this India Bamboo Forum. And he will be a common link between all of us, as well as all those who are interested in bamboo.
So I think his contribution will be invaluable in making all of us work as one entity, one body, and he'll be connecting us through this, his own contribution. So thankful to him. Also, we should not be oblivious to the fact that our success in India Bamboo Forum will depend upon how much we have a linkage with other markets, other places. So therefore, over a period of time, the India Bamboo Forum should also have linkages with other global players in the same field. In fact, Dr. Chaila Shastri, a person of Indian origin, but now a Canadian citizen, now he's pretty old, but very dedicated, committed person, who actually used to be running the international network for bamboo and rattan in China. And he is the one who actually came to me when I was the Environment Minister in 1998, and we talked about bamboo, and then we took the membership of that organization, and then we launched the bamboo program in India under leadership of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. So I think international linkages will be very important. We should keep that in mind. The India Bamboo Forum will eventually become, hopefully, a global forum in which we'll bring together many other actors and players into the bamboo field. So thank you all. I am one of your volunteers to work with you to make it a success. And our success will be measured by only one criteria: to what extent the stakeholders are benefited. And I think therefore and very importantly, again, I must re-emphasize, all stakeholders will never benefit unless each one of the stakeholders benefits. A farmer doesn't benefit, the processor can never benefit. If the designer doesn't benefit, the value-added product will never happen. So all stakeholders will benefit only when each one of them benefit in their own way. So I think this is a very important element of the success. I hope we achieve it together. Thank you very much. And once again, thanking each one of you for doing such a commendable work as you are doing. Thank you very much. थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शिल्पेश जी जो इस फाउंडेशन के फाउंडिंग सेक्रेटरी हैं, उनके बिहाफ पे फाइनली आप सबको वोट ऑफ थैंक्स देना चाहता हूं। सभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस सेरेमनी के लॉन्चिंग में, सबसे पहले मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं शिल्पेश जी की तरफ से, और फिर सभी स्पीकर्स का जिन्होंने यहाँ आकर के अपने अपने विचार रखे, और अंत में श्री सुरेश प्रभु जी का जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेशन दिया इसको आगे ले जाने का, और बहुत सारे नए सुझाव भी दिए हैं जिनको हम जोड़ करके इसकी प्लान ऑफ एक्शन के अंदर, इसकी स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा बना करके आगे ले जाएंगे, और समय समय पर आपको तंग भी करते रहेंगे with inputs and also requirement of the guidance. Thank you, sir, and thank you, everyone. With that, I will request you to please close the proceedings. Thank you so much.